Good afternoon, or rather good evening, all the respectable parents of Sri Kavatara Public Higher Secondary School, Bhadeshwar. आज हम यहाँ पर कुछ ऐसी बातें शेयर करने के लिए हुए हैं जो वर्तमान समय के चैलेंजेस को कैटर करती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 सालों में कोरोना के दौरान जो पैंडेमिक के दौरान बच्चों को घर पर रहने के लिए लंबे समय का अवसर मिला, उस दौरान सबसे अधिक नुकसान इन बच्चों की स्टडी हैबिट, सोशल कल्चर और सोशल स्किल्स पर पड़ा है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन अवेयर हो गए हैं। घर पर जाने के बाद पेरेंट्स का एक ही जो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि अब बच्चा घर जाने के बाद मोबाइल या लैपटॉप पर घंटों बिताता है। स्कूल से पर लगातार वो एक प्रकार से रिक्वेस्ट भी डाल रहे हैं कि बच्चों को आप व्हाट्सएप पर कोई भी वर्क नहीं भेजें जिससे कि बच्चे को मोबाइल यूज़ करने को मिले। निश्चित तौर पर यह बड़ा एक चैलेंज है, लेकिन इन सब चीज़ों के पहले हमें समझना होगा कि इस बदलते हुए परिवेश में हमें कैसे समायोजन करना है, कैसे एडजस्ट करना है। माननीय पालकगण, मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो कुछ पेरेंट्स रिलेटेड है। इस पेरेंटिंग सेशन में जैसे कि आप देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। स्कूलिंग का दौर आपके बच्चों का इस समय चल रहा है और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिंदगी का एक महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिया है। आपके बच्चे को, आपके बाल्य को आपने ब्रांडेड स्कूल में एडमिशन कराकर निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बच्चों का पूरा विकास, संपूर्ण विकास, बॉडी, माइंड और सोल, यानी कि शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का संपूर्ण विकास इन्हीं स्कूल्स में होता है। और वो सभी स्किल्स बच्चे सीखते हैं जिन्हें उन्हें वास्तविक जीवन में आज से करीब 15 से 20 साल बाद यूज करनी है। माननीय पालकगण, ये जो डिसीजन आपने लिया है, यहाँ मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा, कैसे हम एक अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं। मैंने अब तक जो स्टडीज़ की हैं और जो रिसर्च के मैंने कई परिणाम देखे हैं, आमतौर पर 4 प्रकार के पेरेंट्स देखे गए हैं। एक तो वो जो अथॉरिटेरियन होते हैं, जो बच्चों के डिसीजंस को या बच्चों को डिसीजन लेने की छूट नहीं देते। वो लगातार बच्चों को एक ऐसे शेप में लेके चलते हैं जिसमें उन्होंने मान लिया है कि उनका बाल्य इस दिशा की ओर जाने वाला है। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, बच्चों के ऊपर पूरी निगाह इनकी होती है। दूसरे प्रकार के होते हैं अथॉरिटेटिव। यहाँ पर बच्चे, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ उनको ओबे करे, उनकी आज्ञा माने और जो वो कहे सिर्फ वो करता रहे, वो उसमें खुश रहते हैं। ये रिस्पॉन्सिव कम होते हैं। ये जो बच्चे की लिए एक औपचारिक रूप से ज़्यादा काम करते हैं, न कि बल्कि पूरी तरह से समर्पित होकर ये काम करते हैं। तीसरे प्रकार के जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं परमिसिव। ये बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। ये बच्चे की हर बात मानते हैं, बच्चे के हर बात, इवन जो उन्हें लगता है कि बच्चे के लिए जो आवश्यक है वो करते चले जाए। बच्चे ने कहा कि मुझे इसके लिए ये करना है, मुझे ये लेना है, और इस प्रकार से भ्रामक निर्णय में भी बच्चे का साथ लगातार देते हैं। और चौथे जो होते हैं, ये सबसे डेंजरस है, वो होते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंट्स, जो पेरेंट्स बिल्कुल भी बच्चे के साथ में इन्वॉल्व नहीं होते। तो अगर मैं बात करूं स्कूल प्रिंसिपल के दृष्टिकोण से, जो मेरे अब तक के अनुभव हैं, 4 प्रकार के पेरेंट्स होते हैं। एक वो जिन्होंने सोच लिया कि मुझे बच्चे को ये बनाना है और वो बना करके छोड़ते हैं, उसके पीछे वो लगे रहते हैं। इसमें उन्हें बच्चों के डिसीजन की परवाह नहीं होती।
दूसरे प्रकार के होते हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चा मैं कहूँ सिर्फ वही माने, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, वो ओबीडियंस है, ओबीडियंट है, ये उनके लिए पर्याप्त है। और तीसरे प्रकार के पेरेंट्स होते हैं वो बड़े लचीले स्वभाव के होते हैं, वो बच्चे की हर बात मानते चले जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि हम ये करते रहेंगे तो बच्चे का जीवन बन जाएगा। और चौथे प्रकार के जो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, उन्हें ये लगता है कि स्कूल में बच्चे को डाल दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, एक अच्छे स्कूल में डाला है, हम यहाँ से मुक्त हो गए। मैं यह बताना उचित समझूंगा कि इन चारों में अगर सक्सेसफुल की दृष्टि से देखें, जो रिसर्च हमें बता रही है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करते हैं वो पहले प्रकार के पेरेंट्स होते हैं जो अथॉरिटेरियन होते हैं, जो बच्चों के डिसीजन की बजाय अपने डिसीजन लेके चलते हैं और पूरे समय तक उसको उस प्रकार से उसी दिशा में लेकर के चलते हैं। माननीय पालकगण, ये समय आपके बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस बच्चे के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी अवसर का निर्माण करें जिससे कि वो अपने जीवन को बना सके। यहाँ पर लाइफ, ये एक बच्चों के लिए लाइफ फॉर्मेशन डिसीजन के समान होता है, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों की जिंदगी को बना रहे हैं। देखिए, बच्चे की डायरेक्शंस इस समय कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता, मैं कहाँ जाऊँ, दिस वे, दैट वे या कोई और वे। एक बात हमेशा एक मेरे प्रिंसिपल कहा करते थे कि जिसको जिंदगी में कोई राह नहीं होती उनके लिए सारी राह ही मंजिल नजर आती है, इनके लिए कोई मंजिल डिसाइड नहीं होती। तो यहाँ पर ऐसी भ्रामक स्थिति में बच्चा होता है जिसे हमें शेप अप करने की आवश्यकता पड़ती है। मैं यहाँ पर कुछ ही बात चाहूंगा, मैं बहुत लंबा लेक्चर नहीं देना चाहता। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए ये वो चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ एंड वेलनेस, निश्चित तौर पर हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हेल्थ कॉशियस होता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। सी, हम बच्चों को अरे अभी सोया है, उठा लो, थक गया होगा, रात को देर, कुछ ऐसे शब्द जुमले बोलते रहते हैं और उसने कहा कि मुझे जो खाना है वो खिलाते रहते हैं। उसने कहा कि आज मुझे चाइनीज फूड खाना है, आज मुझे ये खाना है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसे जंक फूड कहते हैं उसकी डिमांड करता है और हम पूर्ति करे चले जाए, जबकि वास्तविक हेल्थ के लिए एक हेल्दी फूड की आवश्यकता होती है और एक हेल्थी हैबिट की आवश्यकता होती है। जब हम हेल्थ की बात करेंगे, ऐसा अक्सर देखने में आया है कि जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय के पहले उठते हैं और सूर्योदय के पहले उठकर छोटी मोटी शारीरिक एक्सरसाइज और योगा करते हैं, वो दिन भर तंदुरुस्त और फ्रेश रहते हैं। साथ में उनके मस्तिष्क को भी पूरी तरह से सीखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और वो जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली तो हैबिट आपको डेवलप करनी होगी कि बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं। उसके बाद नाश्ते में बजाय इसके कि हम उसे कुछ ऐसी चीजें दें जो मुझे नहीं लगता कि आप सुबह उसको सिर्फ पोहा ही रोज खिलाएं। निश्चित तौर पर कभी वैरायटी होना चाहिए, लेकिन अच्छा होगा आप उसे स्प्राउट खिलाएं, फ्रूट्स में एप्पल खिलाएं। तब ये जब ये हेल्थ जो उसकी अच्छी होगी, उसका पोषण अच्छे से होगा तो लर्निंग भी उसकी बढ़ेगी। अगर वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर उसका माइंड पूरी तरह से फ्रेश है और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो वो निश्चित तौर पर सीखेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो पेरेंट्स को घर पर करना है, उसके खाने पीने और उसके दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो बच्चे लगभग कक्षा 9 तक है, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि घर पर पहुँचने के बाद 1 घंटे का फिजिकल गेम जरूर उनके दिनचर्या में इन्वॉल्व करें, क्योंकि बच्चे खेलेंगे नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो उनकी जो हैबिट्स है वो इल होगी और जो हम चाहते हैं बच्चों से आउटपुट वो नहीं दे पाएंगे। ये कहा गया है कि हेल्दी माइंड कंटेन्स अ हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी कंटेन्स अ हेल्दी माइंड। तो हमें बच्चों के हेल्थ और वेलनेस पर पहला ध्यान देना चाहिए और ये घर पर ही दिया जा सकता है। दूसरा है कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास। घर में, परिवार में और समाज में जिन संस्कृति का, जिन वैल्यूज का हम लोग इनकलकेट करना चाहते हैं, जो देखते हैं, वास्तव में इन्हीं संस्कृति में आगे पल बढ़ करके वो सभी प्रकार की वैल्यूज सीखता है। उसे पास में समझ में आता है कि पास वाले जो पड़ोसी हैं ये मेरा अंकल है और ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं गांव के अंदर जो या शहर के अंदर जो हम लोगों के आसपास के संबंध है, रिलेशनशिप है, ये कैसी है।
ये तभी समझ पाएगा जब घर पर उसे कल्चरल डेवलपमेंट हो गए। एक छोटी सी बात है, अगर पेरेंट्स कल्चरल डेवलप करना चाहते हैं तो पेरेंट्स को पहले उतना कल्चरल होना होगा। मैं यहाँ पर एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ। मैंने कई बार देखा, एक बड़े बच्चे से मैं बात कर रहा था, उस बच्चे से पूछा कि बेटा आप घर पर क्या करते हो? बोले कि नहीं सर, मेरे घर पर मेरे पापा जॉब पर जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, आने के बाद वो मुझे कभी कभी डांट लिया करते हैं और बाकी फिर वो फ्रेश होकर के अपना रिमोट लेकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। मम्मी भी जब फ्री होती है वो टीवी के सामने बैठ जाती है। अब बताइए कि बच्चे को भी जब फ्री होगा तो वो क्या करेगा, किस प्रकार के कल्चर को वो एडॉप्ट करेगा। निश्चित तौर पे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जब भी वो फ्री होते हैं और उनका टीवी टाइम इसलिए अधिक होता चला जाता है। तो सबसे पहले हमें वो ध्यान रखना है कि जिन बातों को हम अपने बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं वो हम खुद ना करें, बल्कि उसको मिनिमाइज करें और बच्चों के सामने हम रोल मॉडलिंग करें, जिससे कि उन बच्चों में सांस्कृतिक विरासत जो आपके परिवार की है, आपके समाज की है, आपके शहर की है, वो उनमें स्वतः ही आए। सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के गंदगी की अपन उनमें डेवलप करना नहीं चाहते, उनका वैल्यू इनकलकेशन चाहते हैं। बच्चों को अगर सुबह उठकर पेरेंट्स के प्रेयर पढ़ना सिखाना है तो पेरेंट्स को भी अपने पेरेंट्स के प्रेयर पढ़ना होंगे, और यही एक सीरीज जो बच्चों के अंदर पूरी तरह से डेवलप होगी। अगर पेरेंट्स सुबह उठकर भगवान की प्रेयर करते हैं तो बच्चे भी वो अपने आप अपना लेंगे। अगर पेरेंट्स सुबह उठ करके पेड़ों को पानी देते हैं, पौधों को पानी देते हैं, तो बच्चे भी वो देने लगेंगे। अगर पेरेंट्स की भाषा बड़ी शुद्ध और बहुत ही पोलाइट है तो बच्चों की लैंग्वेज भी उसी प्रकार से होगी। अगर आप एरोगेंट हैं तो आपके बच्चों की भाषा उतनी ही एरोगेंट हो जाएगी। तो इस पूरी प्रोसेस में मेरा जो आपसे निवेदन है, जो कुछ भी नया नहीं है वो सब आपको अपने आप में ढालना है, क्योंकि बच्चों की पर्सनैलिटी का निर्माण, बच्चों के अंदर ये सभी सांस्कृतिक विकास आपके माध्यम से आने वाला है। एक बात और ध्यान रखें, बच्चे को हमेशा मोटिवेटेड रखें, यानी कि उसे हमेशा इनकरेज करें, जिससे कि वो हमेशा स्वस्थ मस्तिष्क से सीखने की ओर आगे बढ़े। उसे एक और बात बताएं कि घर में कुछ रूल्स हम बनाएं, वो रूल्स उसके पास दिए जाएं और उनको फॉलो करते हुए हम देखें। मैंने यहाँ पर आपको बताना चाहा है कि हम जरूर उस नियमों को जो घर के लिए बनाए हैं बच्चे के लिए, उसे स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें, लेकिन स्ट्रिक्टली बट डिलिजेंटली एंड डेलिकेटली। मतलब हम स्ट्रिक्ट तो हो लेकिन व्यवहार से डेलिकेट हो, और ये रेगुलर नियमित रूप से उसे हमें मॉनिटर करना है, क्योंकि यही उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा पार्ट है जो हमें लेकर के चलना है। तो माननीय पालकगण, ये जो मैंने 6 बातें इस में बताई है, ये आपके बच्चों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आधे से अधिक एकेडमिक प्रॉब्लम उसकी इन सब बातों पर ध्यान रखने से सॉल्व हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। कुछ हैबिट है जो बच्चे को आपने डेवलप करना है, और निश्चित तौर पर ये अगर हैबिट आप डेवलप करते हैं तो 90% आपका टास्क पूरा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे आपके जो चाहते हैं वो काम या वो लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने इसमें बताया है कि बच्चों को प्रोएक्टिव बनाएं, जो अत्यधिक सक्रिय हो, उनमें चारों ओर से जो भी सीखने को मिल रहा है वो सीखने को मिले। जैसे मैंने कहा कि उन्हें प्रोएक्टिव बनाए, उसके साथ ही उसके आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में भी जो मिलेगा वो सीखेगा। अगर आपका बच्चा प्रोएक्टिव है, और जनरली बच्चे प्रोएक्टिव होते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें सीखने के सारे संसाधनों से सीखने को मिलता है। अगर वो सीखेगा, स्कूल में भी सीखेगा, स्कूल के बाहर भी सीखेगा, वो आते जाते गांव में होने वाले लोगों से भी सीखेगा, वो देख करके भी सीखेगा, तो उसे जो दिखेगा, जो सुनाई देगा, क्योंकि हमारे जो 5 सेंसेस है उनमें से 2 महत्वपूर्ण सेंसेस है, हमारे आंख और हमारे कान। ये दोनों से सारी समझ विकसित होती है। अगर हम सुन करके वही बोलना शुरू करते हैं और देख करके वही करना पसंद करते हैं जो हमने देखा है, तो उसके आसपास का वातावरण भी ऐसा बना है, वो किनके साथ खेलता है,
वो किनके साथ रहता है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता है तो वो किस प्रकार के हैं, अपनी उम्र के बड़े बच्चों के साथ खेलता है तो वो कौन है, वो उनका स्तर क्या है, बच्चा उनसे क्या सीखेगा, इन सब बातों का ध्यान रखना है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। रिस्पॉन्सिबल से मेरा मतलब ये है कि वो हर एक गतिविधि में रिस्पॉन्सिबल हो, अर्थात अगर वे सीख रहे हैं तो सीखना उनकी अथॉरिटी है और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एक दिन का नुकसान को लेकर के वो चिंतित होना चाहिए। मतलब होता क्या है, सामान्य तौर पर बच्चे डिफेंस मैकेनिज्म अपनाते हैं, अपने द्वारा किसी भी फेल्योर का किसी न किसी को दोषी ठहराने लगते हैं। उनके पास डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि मुझे मैडम ने ढंग से नहीं पढ़ाया, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे सर ने ऐसा नहीं कराया, मुझे समझ में नहीं आया, और वो अब ब्लेमिंग, जिसे बोलते हैं ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पर देखें कि बच्चे ब्लेम नहीं करें बल्कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, हाँ ये मैं सीख नहीं पाया हूँ, इसे मुझे सीखना है, क्योंकि फेलियर इज नॉट द कंप्लीट ऑफ द एजुकेशन की इसके बाद कुछ नहीं होगा। वो दीवार नहीं है बल्कि एक मार्ग का रास्ता है जहाँ पर आप एक जगह पहुंचे हैं और उसे आप पार नहीं कर पाए, दोबारा करेंगे तो होगा। यहाँ पर एक है कि हम बच्चों को ऑर्गेनाइज करें, स्ट्रक्चराइज करें। जैसे मैंने आपसे कहा बच्चा सुबह उठेगा तो क्या करेगा, आप उसे किस समय उठाएंगे। अगर मान लीजिए आपने बच्चों को 5 बजे उठाया है और उसकी बस 7 बजे या 7:30 बजे आती है, 5:30 तक बच्चा तैयार हो जाए, 5:30 से लेकर के 7:15 बजे तक या 6:45 बजे तक बच्चा लगातार वो पढ़ाई करे जो उसे आज जाकर के पढ़ना है या उसने कल पढ़ लिया है। सुबह सुबह क्योंकि रेस्ट करने के बाद मस्तिष्क पूरी तरह से रिसेप्टिव होता है, जिसको कि ग्राहक होता है, उस समय उस बच्चे को अगर कुछ पढ़ने को दिया जाए तो वो बहुत तेजी से सीखता है। अब वो सीखने के बाद जब स्कूल जाएगा, अब यहाँ पर बच्चा प्री स्टडी कर चुका है, क्लासरूम स्टडी करेगा, क्लासरूम में बैठ करके जो डाउट्स है वो क्लियर करेगा, अगर डाउट्स उसके बच गए हैं तो वो नेक्स्ट डे क्लियर करेगा। जब वो वापस लौट रहा है उसे बताएं कि बस का समय वेस्ट नहीं करे, बस के अंदर आंखें बंद करके वो उन सब पीरियड्स के बारे में सोचना शुरू करे जो उसने आज विद्यालय में पढ़े हैं। अगर वो ऐसा करता है तो उसका रिवीजन उस 1 घंटे की यात्रा के दौरान पूरा हो जाएगा और सारे कंसेप्ट उसके दिमाग में आएंगे। अगर कुछ बचा है तो जाकर करने लगेगा। जब तक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जब तक उसके लिए सीखने का रास्ता बंद होगा। रास्ते की अगर खोलेंगे हम, अगर किसी ज्ञान के दरवाजे को खोलना है तो उसके लिए एक ही चाबी है और वो है आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा। अगर वो नहीं है तो बच्चा नहीं सीखेगा, और वो तभी होगी जब उस बच्चे को उसमें बचना बसना होगा। हमें बच्चों को यह भी बताना होगा, जैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, एक फार्मर फार्मिंग करता है, एक सर्विसमैन सर्विस करता है, ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट को स्टडी करना है। स्टूडेंट को जॉब ही स्टडी करना है और वो उसके लिए बर्डन नहीं है बल्कि ये उसके जॉब का पार्ट है। अब उसके बाद जब वो घर पहुंचता है, उसकी स्पोर्ट टाइम को आपको डिफाइन करना है, स्क्रीन टाइम को डिफाइन करना है, आपको उसके होमवर्क टाइम को डिफाइन करना है, देन पोस्ट स्टडी को डिफाइन करना है और उसके रेस्ट टाइम को डिफाइन करना है। अगर बच्चा 6 से 7 घंटे एक्टिव है सोने से पहले, उस टाइम को ऐसे डिवाइड करना है जिसमें बच्चे को खेलने का अवसर भी मिले, स्क्रीन का टाइम भी मिले और प्रॉपर तरीके से पढ़ने का समय भी मिले और अपने परिवार के साथ में एंजॉय करने का समय भी मिले। माननीय पालकगण, ये सारी बातें इसलिए यहाँ पर कहना जरूरी है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हम स्कूल में सिर्फ एक पार्ट को लेके चलते हैं जब 6 घंटे होता है और लगभग 6 से 7 घंटे एक्टिवली वो घर पर भी होता है। वहाँ उसकी इनफॉर्मल वे में अनौपचारिक तरीके से हम सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अनौपचारिक शिक्षण भी लगातार बच्चों का चलता रहे। बच्चों को सिखाएं कि वो कैसे अपने हर टास्क को प्रोडक्टिव बना सके। अगर हमें आज क्लास में कुछ मिला है या इवन घर में भी आपने छोटे छोटे कोई काम दिए हुए हैं, जब तक कि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक बच्चा उसमें रुके नहीं, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्टिविटी है। अगर बच्चे को सिर्फ रिजल्ट से जोड़ा गया तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि हर टास्क को समय में पूरा करना और उस टास्क को सफलतापूर्वक पूरा करके प्रस्तुत करना ही उसकी प्रोडक्टिविटी है। तो उसे सिखाएं कि हाउ वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव। लेट देम सेट देयर प्रायोरिटी, उन्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करने दें कि उन्हें पहले क्या करना है, उनके जीवन का पहला लक्ष्य क्या है। यानी कि अगर वो दिन भर में उन्हें क्या करना है वो प्रायोरिटी सेट करें। निश्चित तौर पर स्टडी को वो प्रायोरिटी में रखें, उसके बाद उनके एंटरटेनमेंट को रखें और जो जो काम करना है, मतलब बच्चों को ऐसा ऑर्गेनाइज करें
कि वो ये सीखे कि मुझे कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। प्रायोरिटी से मेरा मतलब है कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। होता क्या है कि बच्चे को यार खेलने की बात सर ने कही थी, मुझे खेलना जरूरी है, तो वो बच्चा जाकर के इसलिए पूरे समय तक खेल ही रहा है। उसे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे हर काम को करना है, मुझे अपनी प्रायोरिटी सेट करना है, मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा काम कितनी देर और कितना करना है, ये उसे समझाने की आवश्यकता है। यहाँ पर इन सब चीजों में स्कूल भी आपको हेल्प करेगा। एक मैंने शब्द लिखा है यहाँ पे, थिंक विन विन से मेरा मतलब है कि बच्चे अंधाधुंध कंपटीशन में दौड़ते रहते हैं। अंधाधुंध कंपटीशन, उन्हें लगता है कि अगर मुझे जीतना है तो सामने वाले को हारना होगा, अगर वो सामने वाला जीत गया तो मैं हार गया। ये विचार उसके दिमाग से निकाल देना है। उसे कहना है कि आप खुद भी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनो और सामने वाला भी अच्छे सक्सेसफुल बने। वही होगी थिंक विन विन और पॉजिटिव थिंकिंग। बच्चों को ऐसी कंपटीशन में धकेले ही नहीं। अगर मुझे जाना है तो मैं भी जाऊं, वो भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, हमें खुशी उसके साथ भी है, हमारी भी खुशी है। वो 4 नंबर ज्यादा लाया, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं है। कई बार मुझे देखने में आया कि पेरेंट्स के बीच में कंपटीशन बड़ी ज्यादा होती है। मेरे बच्चे का नाम नहीं आया बोर्ड के ऊपर, मुझे ऐसा नहीं करने को मिला है। माननीय पालकगण, जब तक हम थिंक विन विन नहीं करेंगे, हम भी जीते, सामने वाला भी जीते, क्योंकि क्लासरूम है ये कोई जंग का मैदान नहीं है। ये बात को ध्यान रखें। बच्चे का नाम 2 नंबर कम आए क्यों आए, 3 नंबर कम आए क्यों आए, पेरेंट्स इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि वो बच्चे अब सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन को देख रहे हैं। उन्हें घर जाकर के अपने पेरेंट्स को रिजल्ट बताने में डर लगने लगा है। तो ये डर उनके दिमाग से खत्म करना होगा। तो इस डर के बारे में वो झूठ बोलना सीख रहे हैं। तो उससे बाहर आए, वो आकर के आपको सही बात बताए कि पापा आज मैं पेपर दे करके आया हूँ, मेरे 50 मार्क्स का मेरा पेपर था, मैं 50 मार्क्स का कर सकता था, लेकिन बाय चांस मैं 4 नंबर के गलत कर आया। ये विश्वास साथ वो आपको बताए, न कि इसके साथ कि मैं अगर 4 नंबर कम लाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे। तो हमें पहले ये सिखाना होगा उन्हें कि वो कैसे थिंक विन विन, या कैसे वो बहुत पॉजिटिवली पूरे संसार के बारे में सोचना शुरू करें। एक और बात होती है, बच्चे बीच बीच में बोले जाते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, सुनने को तैयार ही नहीं। जब तक वो सुनना नहीं सुनेंगे तब तक वो उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो पहले उन्हें सिखाएं कि वो पहले सुने, फिर वो अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। अगर वो सुन ही नहीं रहे, दिमाग के अंदर वही भरा हुआ है। मुझे कई बार ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं कि दे आर रेडी टू स्पीक टू मी आल्सो, वो मुझे बताने के लिए तैयार है, सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बच्चे बोलते रहेंगे और वो कभी समझेंगे नहीं। तो उनके दिमाग को इतनी पेशेंस रखना सिखाएं कि पहले सुने, फिर पहले समझें और समझ करके अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। तब ऐसी स्थिति बनेगी, घर में आप जब कोई बात बताओगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुनने के साथ फिर वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो घर का एनवायरमेंट भी सुधरेगा, बच्चों के प्रति आपके विचार बदलेंगे। एक बहुत अच्छी बात किसी ने मुझे बताई थी कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे सुनते नहीं, हम जो बोलते हैं हमारी बात को मानते नहीं। एक्चुअली मान क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं, और दूसरा पेरेंट्स भी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा डेस्परेट है बोलने के लिए, आप अपने समय कुछ मिनट का निकालें और बच्चे को सुन लें। सुनने के बाद उसको समझाएं। अब आपने जब सुनना शुरू किया, अब बच्चों को समझ में आएगा अब मुझे सुनना है। तभी ये दोनों तरफ से जो रेसिप्रोकल प्रोसेस होगी, उसके माध्यम से बच्चा एक आने वाले समय में भी एक लिसनिंग स्किल्स की डेवलप होगी, और जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में एक व्यवस्थित तरीके से स्थान बना पाएगा। ओपन माइंडेडनेस, नैरो माइंडेड नहीं हो, ओपन माइंडेड हो। किसी भी प्रकार की फेलियर को ओपन माइंडेड से ले, मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं एक विषय में नहीं कर पाया और फेल हो गया तो मतलब जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे कई केस देखने में आए हैं कि 1-1, 2-2 नंबर कम आने के चक्कर में बच्चे अपने आप को खो देते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, किसी कंपटीशन में लगातार लगे रहे और आखिरी में जब पहुंचते 3 या 4 नंबर के डिफरेंस है वो पीछे रह गए, तो उन्होंने आगे पढ़ाई में उनका मन लगना बंद हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को ये सिखाना होगा कि बेटा सक्सेस जरूरी है, लेकिन अगर हम उस लेवल पर काम करेंगे तभी हमें वो सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और नहीं मिलती है तो हमें
किसी भी प्रकार से डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। एक बात मैं बताऊंगा, बच्चों को ही सिखाएं, ये 3 नेगेटिव शब्द जीवन में नहीं आए, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट्स, ये तीनों शब्द जीवन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव शब्द है जीवन में। बल्कि बच्चों को आपको सिखाना है कि जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आते हैं जहां हम वास्तव में लड़ना होता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेट देम बी क्रिएटिव, यहाँ पर मैं जो आप बताना चाहूंगा कि उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उनकी हॉबी में होती है, वो कोई पेंटिंग बनाने में होता है, कोई सिंगिंग में होता है, तो उसे कम से कम थोड़ा बहुत समय अपनी क्रिएटिविटी के लिए निकालने दें और उसकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करें। डियर पेरेंट्स, एक बात का और ध्यान रखिएगा, एप्रिसिएशन जो है वो मोटिवेशन के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। आप अगर बच्चे को एप्रिशिएट करेंगे तो वो मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होगा तो वो बेटर रिजल्ट देगा। हम अगर घर पर ये बोलते रहेंगे कि इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो कुछ नहीं आता। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी में शेयर करना चाहूंगा। ये साउथ अफ्रीका में एक ऐसी प्रजाति रहती है जो पेड़ों का बड़ा सम्मान करती है, मतलब उन्हें पेड़ों की आवश्यकता पड़ती है अपने घरों को बनाने के लिए, लेकिन वो पेड़ नहीं काटते, हरे पेड़ नहीं काटेंगे, ये उनके मन में एक प्रकार से प्रतिज्ञा है। अब उन्हें अगर हरे पेड़ को नहीं काटना है तो पेड़ को सुखाएंगे कैसे? तो वो जाति के लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब इस पेड़ को काटना है, इसे सुखाना है। सुखाना है तो क्या करेंगे, वो सब लोग उसके आसपास आते हैं, रोज 1 घंटे खड़े होकर उस पेड़ को गाली बकते हैं, लगातार गाली बकते, भला बुरा बोलते हैं। धीरे धीरे वो पेड़ सूख जाता है। अब जो पेड़ सूख जाता है तो वो उसको काट लेते हैं, मतलब उन्होंने उस पेड़ को मार दिया। मतलब अगर आप लगातार बच्चे को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उसकी क्रिटिसाइज और लोगों के सामने भी करते रहेंगे, तो वो उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा। जहां वो क्रिएटिविटी करना चाहता है वो क्रिएटिविटी उसकी मर जाएगी। तो एप्रिशिएट द चाइल्ड, छोटे से छोटा भी अगर कोई काम वो करके लाता है, आपके अंदर एप्रिसिएशन होना चाहिए। और पहली चीज, बहुत ध्यान से सुने उसको कि उसने कैसे तैयार किया। आपका वो 10 मिनट का ध्यान जो आपने दिया है वो उस बच्चे के जिंदगी को बदल देगा। उसके डिसीजन मेकर बनाए। डिसीजन मेकर से मतलब है छोटी छोटी समस्याएं दी जाए और उसके अंदर उसको शामिल किया जाए। परिवार के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, और उन कामों के लिए हम बैठ करके चर्चा करते हैं, और जब चर्चा करते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चों को भी उसके अंदर ऐड करें। बच्चे और ऐड होंगे तो वो अपना पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई नया डिसीजन लेकर के आएंगे, और उसको वैल्यू करें। अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं है तो भी उसको वैल्यू करें, और उसे बोले कि नहीं, बहुत अच्छी बात है आपने जो सोचा, लेकिन इसको अपने को ऐसे करना है। मतलब बच्चे को लगा कि मेरी बात को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, और मेरी बात का इम्पोर्टेंस है, तो वो आगे भी आपको इसी प्रकार के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अगर आपने कहा चल तुझे क्या पता है, तो फिर आगे से वो कोई सा भी डिसीजन नहीं ले पाएगा और आपको मदद नहीं कर पाएगा। माननीय पेरेंट्स, ये जो 10 हैबिट्स मैंने आपको बताई है, ये बच्चे में डेवलप करना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। प्लीज आप अपने बच्चों को लगातार इन आदतों के साथ करें। मैं अपनी बात कहने के लिए बहुत सारी है जो मैं आपसे समय पे करूंगा। मैं इस समय चाहता हूं कि मैं इस बात को यहीं पर विराम करूं, लेकिन उसके पहले एक घोषणा मैं यहाँ से करना चाहता हूं। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमने ये देखा है कि पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, जैसे मैंने अभी आपको सारी बातें बताई है, और आप टीचर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर दोनों की एक्सपेक्टेशन अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल वाजिब है। आप भी अपनी जगह पर पूरे सही है और टीचर्स भी अपनी जगह पर पूरे सही है। अब दोनों सही है, दोनों को मिलकर के, और दोनों का इंटेंशन एक ही है कि बच्चे को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्कूल ने एक ड्राइव शुरू की है, और वो ड्राइव इस प्रकार की है कि इसमें पेरेंट्स को स्कूल डेली कॉल करेगा। इसमें एक वीक में कम से कम एक बार पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में फोन के माध्यम से डिस्कशन होंगे। और जब ये डिस्कशन होंगे तो आप अपने लेवल पर जो बच्चे घर पर कर रहा है उसे आप बताएंगे, टीचर बच्चे के स्कूल में जो कर रहा है वो आपको बताएंगे। उस 1 मिनट या 1.5 मिनट के डिस्कशन में आप लोग एक दूसरे से सारी बात जान पाएंगे,
तो आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चे का जो एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाने वाला होता है, जो झूठ बोलने वाला पार्ट होता है, घर की बात को गलत तरीके से स्कूल में बता रहा है, स्कूल की बात को अलग तरीके से घर पर बता रहा है, वो खत्म होगी और वो फोकस होकर के स्टडी कर पाएगा। स्कूल आपके साथ में है और हम ये चाहते हैं कि आप भी इसी प्रकार से अपने बच्चे के भविष्य को निर्माण करने में हम लोगों को मदद करें। मैं अगले मंथ फिर से आप लोगों के सामने आऊंगा सर। मैं अगले मंथ फिर आप लोगों के सामने आऊंगा जो और आगे इन बातों को कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि आपके बच्चों को और आगे बढ़ने का मौका मिले और वे सुझाए। स्क्रीन में यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूँ। सभी माननीय पालक गण, काफी कुछ लोग हमारे साथ में हैं। मैं सभी का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ जो मेरे साथ में। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है आप लोग टाइप करके दे सकते हैं, मैं उनके जवाब भी देना चाहूंगा। नहीं आते कोई क्वेश्चन नहीं है तो माननीय पालकगण, मैं ज्यादा लंबा समय न लेते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम अगली मुलाकात में होंगे तो और अधिक हमारे पास प्रश्न हो और हम काम कर सके। इस दिशा में एक बात और मैं बताना चाहूँगा, स्कूल अब लगातार बच्चों की काउंसलिंग कर रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर बच्चों के साथ में होता हूँ और उनसे बातें करता हूँ, उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बातें मैं आपसे बताया हूँ ये सारी बातें मैं बच्चों से भी लगातार कर रहा हूँ। इंटेंशन ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि बच्चों में वो परिवर्तन आना चाहिए जिस परिवर्तन के लिए हम लोग और आप मिलकर के काम कर रहे हैं, और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ में कि ये बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा। उनके एकेडमिक के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट, वैल्यू इनकलकेशन, ये सभी हमें देखने को मिलेगी। तो आदरणीय पालकगण, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने आज इस मीटिंग में अपना समय निकाला है। धन्यवाद। जैसी थैंक यू वेरी मच। कितने लोग थे तुमसे?